नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पीवाईक्यू स्पेशल यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। घटना चक्र की सीरीज में विश्व भूगोल के तहत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिवहन से संबंधित। तो हम इसमें परिवहन की बहुत सी सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। हम विश्व में कहाँ कहाँ हाईवे बने हुए हैं, लंबी लंबी कहाँ कहाँ पे लंबे लंबे हाईवेज हैं, कहाँ कहाँ पे रेल नेटवर्क सबसे ज़्यादा लंबे लंबे हैं, समुद्री व्यापार किन किन मार्गों में होता है, कौन सबसे लंबे मार्ग होते हैं। इसी प्रकार से वायु मार्गों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो परिवहन के जो चार मोड होते हैं, चार तरीके होते हैं, चार माध्यम होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सड़क मार्ग के बारे में, यानी जो स्थल स्थल मार्ग होता है, जहाँ पे हम रोड हाईवे वगैरह बना के एक महाद्वीप में बनाते हैं, एक देश में बनाते हैं। जैसे हमारे देश में उत्तर से दक्षिण कश्मीर और कन्याकुमारी को मिलाने वाली हाईवे बनी हुई है। इसी तरह अमेरिका में, कनाडा में, रसिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, हर जगह ऑस्ट्रेलिया वगैरह में रोड बनाई गई हैं, जिसके माध्यम से चाइना वगैरह सारे देशों ने रोड बना के रखी हैं, बड़े बड़े हाईवे, ताकि उनके एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ा जा सके। उत्तर वाले क्षेत्र को, यानी हाईवे किस लिए होते हैं, ताकि स्थानों के बीच में संपर्क बना रहे। जो जैसे हमारा भारत हो गया, जैसे ये अगर हम अपना ऐसे करके भारत मान लिया जाए, तो हाईवे ऐसे बनाते हैं कि उत्तर से दक्षिण का संपर्क हो सके, पूरब से पश्चिम का संपर्क हो सके। तो इसी प्रकार से अमेरिका वगैरह देश, दुनिया भर के जितने देश होते हैं वो हाईवे वगैरह बनाते हैं। तो उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से। पहले नोट्स, फिर इसका क्वेश्चन आंसर। तो विकसित देश जो होते हैं, तो विकसित देशों में, विकासशील देशों की अपेक्षा जो महामार्ग होते हैं, हाईवे होते हैं, इनका मार्ग ज्यादा घना होता है। विश्व के प्रमुख महामार्ग इस प्रकार है। कौन कौन से महामार्ग है? सबसे पहला ट्रांस कनाडा मार्ग हो गया। अलास्का मार्ग की बात करें, पैन अमेरिका मार्ग हो गया। उसके बाद में स्टुअर्ड महामार्ग के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर कई सारे आएंगे, जैसे जैसे आगे आएंगे उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांस कनाडा मार्ग। ट्रांस कनाडा मार्ग, यह महामार्ग कहाँ? कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित सेंट जॉन नगर को ब्रिटिश कोलंबिया के विक्टोरिया से जोड़ता है। इस राष्ट्रीय महामार्ग की कुल लंबाई 7,821 किलोमीटर है। विक्टोरिया वैंकूवर द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की राजधानी है। तो हम ट्रांस कनाडा महामार्ग के बारे में देखते हैं। तो एक बार की मैप में देख लेते हैं कि कहाँ है ट्रांस कनाडा महामार्ग। तो देखिए, ये है ट्रांस कनाडा महामार्ग। ट्रांस कनाडा महामार्ग ये हमारा कनाडा वाला देश है। तो इसमें यहाँ पे पूर्वी स्थान, ये जो पूर्वी क्षेत्र है, देखिए पूर्वी क्षेत्र से ऐसे करके यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे झीलों के माध्यम से फिर ऐसे ऐसे जाते हैं। ठीक है, झीलों से ऐसे करके यहाँ से आते आते ये पश्चिमी क्षेत्र में जाता है। देखिए विक्टोरिया तक जाता है। ठीक है, यहाँ से लेके पश्चिम में, इसको कहते हैं ट्रांस कनाडा हाईवे महामार्ग। ठीक है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो चलिए फिर नोट्स में आ जाते हैं। हो गया। ठीक है, विक्टोरिया तक जाता है ये। अब अगले की बात करें हम, अगला जो महामार्ग है वो अलास्का महामार्ग है। ठीक है, यह महामार्ग कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के डॉप्सन क्रीक से प्रारंभ होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य के डेल्टा जंक्शन तक जाता है। तो अलास्का महामार्ग कहाँ है, इसको भी एक बार की मैप में देख लेते। देखिए ये है अलास्का महामार्ग। इसमें क्या होता है, ये जो यहाँ पे ये बॉर्डर दिख रहा है, ये यहाँ पे ये देश कनाडा है और यहाँ पे ये अलास्का है। ठीक है, यहाँ ये अलास्का है, ये अलास्का स्थित है। अब यहाँ से देखिए कनाडा से चालू होता है ये जो हमारा ब्रिटिश कोलंबिया, ये कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है, वहां से डाउसन क्रीक से ये चालू होता है। ठीक है, हाईवे, और यहाँ से जा करके यहाँ तक ऐसे करके आता है, डेल्टा जंक्शन तक जाता है, जो कि अलास्का में पड़ता है। इसको अलास्का महामार्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अलास्का महामार्ग। अब आ जाते हैं वापस और हम आगे पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, पढ़ते हैं पैन अमेरिका महामार्ग। पैन अमेरिका का मतलब जैसे आपने सुना होगा, जैसे अल्लू अर्जुन की पिक्चर रिलीज हुई तो कहते हैं पैन इंडिया रिलीज करेंगे। तो पैन इंडिया का मतलब पूरे इंडिया में। तो इसी तरीके से पैन अमेरिका महामार्ग का मतलब, अमेरिकन महामार्ग का मतलब यह है उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका तक की कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पूरी तरीके से जोड़ने के लिए, आर्थिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से इनको जोड़ने के लिए एक महामार्ग बनाया गया था ताकि जुड़ सके। तो उसी को कहते हैं पैन अमेरिकन महामार्ग। चलिए इसके बारे में देखते हैं।
यह महामार्ग दक्षिणी अमेरिका तथा मध्य अमेरिका के देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से जोड़ेगा। तो इसको देख लेते हैं, पैन अमेरिकन महामार्ग कहाँ जाता है, तो ये है पैन अमेरिकन महामार्ग। अगर आप यहाँ पे देख पाए तो ये हो गया हमारा यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये हो गया दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप, और यहाँ पे मध्य अमेरिकी देश स्थित हैं। तो जो दक्षिण अमेरिका में जो मध्य अमेरिकी देश हैं और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो देश हैं उनको कनाडा से और अमेरिका से इनसे जोड़ने के लिए एक महामार्ग बनाया गया है, उसको कहते हैं पैन अमेरिका महामार्ग। ठीक है, ये देखिए यह कहाँ से चालू होकर कहाँ तक जाता है। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये ऊपर से ऐसे चालू होकर यहाँ जाता है, फिर यहाँ से आकर नीचे तक यहाँ तक जाता है, तो इसको पैन अमेरिकन महामार्ग कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे स्टुअर्ट महामार्ग के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टुअर्ट महामार्ग। स्टुअर्ट जो महामार्ग है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, यह महामार्ग स्टुअर्ट महामार्ग कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। स्टुअर्ट महामार्ग ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी यानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक जगह है डॉर्विन को एलिस स्प्रिंग तथा टेनेट क्रीक से होता हुआ दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट ऑगस्टा को मिलाता है। यानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया यानी स्टुअर्ट महामार्ग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से मिलाता है। ठीक है, कौन, स्टुअर्ट महामार्ग कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब अगले पॉइंट की बात आ जाए, चीन एक विस्तृत देश है, बहुत बड़ा देश है, इसका विस्तार ज्यादा है, भारत से बहुत ज्यादा बड़ा है। उसके महत्वपूर्ण नगर सड़कों द्वारा जुड़े हुए हैं, बीजिंग इसका प्रमुख केंद्र है। तो चीन के जितने भी नगर हैं वो अच्छी सड़कों के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। इसे संघाई तथा वियतनाम की सीमा के निकट सुंगमो के साथ भी जोड़ा गया है। जो बीजिंग है, बीजिंग केंद्र है, इसको संघाई से वियतनाम के सीमा के निकट सुंगसो स्थित है, उसके साथ भी अच्छी सड़कों से जोड़ा गया। अब अगले की बात करें तो अगले पॉइंट में आ जाते हैं, रूस का प्रमुख महामार्ग इसकी राजधानी मॉस्को को साइबेरिया क्षेत्र में स्थित इस इरकुटस्क नगर से जोड़ता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, ट्रांस अफ्रीका महामार्ग। तो देखिए ये जो रसिया वाला महामार्ग, देखिए पूरा ट्रांस रसिया है, ट्रांस साइबेरियन, ये रेल मार्ग है, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ऐसे अभी तो महामार्गों के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, तो महामार्गों में आ जाइए, ट्रांस अफ्रीकन महामार्ग कहाँ है, अफ्रीका में होगा। अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका को दक्षिणी अफ्रीका से संपर्क कराने के लिए होगा। ट्रांस अफ्रीका महामार्ग अफ्रीका के देशों को जोड़ने हेतु सड़क नेटवर्क है। ट्रांस अफ्रीका 4 जो है ये कहां से चालू होता है, मिस्र की राजधानी काहिरा यानी कैरो से दक्षिण अफ्रीका में एक केप टाउन है, उसको मिलाने वाला एक अंतर महाद्वीपीय मार्ग है। ठीक है, तो यहां से महामार्ग वगैरह खत्म हो जाते हैं। एक बार की मैप में भी देख लेते हैं कहां पे है ये महामार्ग। देखिए ये पूरा ट्रांस अफ्रीकन महामार्ग है, ये मिस्र के काहिरा से यहाँ से चालू होता है, ऐसे करके इन देशों से ऐसे घूमते हुए यहाँ के दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन तक आ जाता है। तो इसको ट्रांस अफ्रीकन महामार्ग कहा जाता है। ठीक है, अब अगले में आ जाते हैं, यहां से हमारा महामार्ग वाला खत्म हो जाता है, यानी हाईवेज खत्म हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे, यहां से हमारा चालू हो जाएगा क्या, वायु परिवहन के बारे में। ठीक है, तो चालू करते हैं। विश्व में वायु परिवहन का वितरण असमान है। तो आप जानते होंगे पूरे देश में हमारे एक जैसी हवाई सेवा थोड़ी हर जगह होती है। जो देश विकसित होते हैं, जो शहर विकसित होते हैं, तो विकसित शहरों से विकसित शहरों को हवाई जहाज के द्वारा जोड़ दिया जाता है, क्योंकि हवाई जहाज का खर्च बहुत ज्यादा होता है, तो हर जगह तो इसका विस्तार हो नहीं सकता है। तो जो विकसित देश होते हैं, विकसित शहर होते हैं, उनकी कनेक्टिविटी वहां पे हवाई परिवहन की सुविधा ज्यादा होती है। तो आगे बढ़ते हैं, विश्व में वायु परिवहन का वितरण असमान है, समान नहीं हर जगह। जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है, दक्षिण पूर्व एशिया है, इनमें वायु मार्गों का बहुत सघन जाल बिछा हुआ है। मुख्य वायु मार्ग जो है उसके कुछ चुने हुए स्थानों पर केंद्रित है, यानी कुछ चुनी हुई जगह है पे वहीं पे ज्यादातर हमारे वायु मार्ग हैं, वहीं से ज्यादा फ्लाइट जाती हैं। लंदन, पेरिस, रोम, मॉस्को, कराची, दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, शिकागो, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में आदि ये प्रमुख हैं, जहां हवाई जहाज एक स्थान से दूसरे स्थान को कनेक्ट करता है। इन नगरों के वायु मार्ग
वायु मार्ग उनकी दूरी के अनुसार व्यवस्थित किए जाते हैं। जैसे आप दिल्ली से टोक्यो के लिए उड़ान भरने वाले हैं तो ऐसा नहीं कि सीधे चले जाएंगे, रुकते रुकते जाता है, ठीक है। तो दिल्ली से टोक्यो उड़ान भरोगे तो मार्ग में आपको बैंकॉक मिलेगा थाईलैंड में, वहां चाय वाय पी लो। फिर आप वियतनाम पहुंचोगे तो हनोई में गाड़ी रुकेगी आपकी हवाई जहाज वाली, फिर चीन के हांगकांग में रुकेगी, फिर ताइवान ताइपे सिटी में रुकेगी और अंत में आपको टोक्यो पहुंचाएगी, ठीक है। अब देखिए आ जाते हैं, एक पढ़ते हैं वायु मार्ग के बारे में। कौन सा वायु मार्ग? न्यूयॉर्क से शुरू होता है, ठीक है। लंदन, पेरिस, रोम, काहिरा, दिल्ली, कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो, यहां तक जाता है। पहला वायु मार्ग, बड़ा वायु मार्ग। दूसरा है न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, होनोलुलु, हांगकांग, एडिलेड, पर्थ, इनको जोड़ने वाला वायु मार्ग है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो एयरलाइंस है, जैसे हमारा इंडियन एयरलाइंस है, तो अलग अलग देशों के एयरलाइंस होते हैं तो उन्हीं के बारे में हमको पढ़ता है। देखिए अमेरिकन एयरलाइन, डेल्टा एयरलाइन, यूनाइटेड एयरलाइन, साउथ वेस्ट एयरलाइन, ये सभी यूएसए की एयरलाइंस है, ठीक है। जो अल निप्पन या ऑल निप्पन जो एयरवेज है, ये जापान की यात्री विमान सेवा है। फिर एयर चाइना किसकी है? चीन की विमान सेवा है। फिर लुफ्थांसा किसकी है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन याद रखिएगा। लुफ्थांसा जर्मनी की यात्री विमान सेवा है। अमीरात किसकी है? अमीरात संयुक्त अरब अमीरात की एक सेवा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे हवाई मार्ग जो है वो पूरे हो गए। चलिए हवाई मार्ग के बारे में, तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो हाईवे वाला सिस्टम था, हाईवे वाला परिवहन था वो खत्म हो गया, यानी जो सड़क वाला था वो खत्म हो गया, हवाई जहाज वाला खत्म हो गया। अब हमारा रेल नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं, तो चालू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो रेलगाड़ी वगैरह रेल चलाने का जो श्रेय जाता है तो अंग्रेजों को जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले रेलगाड़ी वगैरह चलाई थी, तो अपने यहाँ ही सबसे पहले चलाई होगी। तो विश्व की जो प्रथम सार्वजनिक रेल थी वो 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन तथा डार्लिंगटन, स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच में चलाई गई थी, ठीक है। अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो वर्तमान में रेलों का सबसे बड़ा जाल उत्तरी अमेरिका में, यानी सबसे ज्यादा आज रेल उत्तरी अमेरिका में सघन हमारे है। अब जो डेटा करंट का है उसको छोड़ देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एक है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का ये मैप यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, देखिए ये रसिया का चित्र है और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यहाँ पे प्रशांत महासागर है। तो यहाँ यानी जो एशिया महाद्वीप है उसके पूर्व में स्थित है व्लादिवोस्टॉक। व्लादिवोस्टॉक से शुरू होकर यहाँ से ऐसे घूमते हुए जो हमारा रसिया है उसके पश्चिमी भाग में एक स्टेशन स्थित है, एक शहर स्थित है सेंट पीटर्सबर्ग, यानी व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग तक फैला हुआ है। इस रेल मार्ग की लंबाई बहुत ज्यादा, कितनी लंबा है? ये 93 किलोमीटर लंबा है और एनसीईआरटी में तो कहा गया है 32 किलोमीटर लंबा है। अगर बात करें यह यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में, यानी यूरोप और एशिया दोनों में है, तो यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टॉक नगर से जोड़ता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो एक है पार या ट्रांस एंडीज रेल मार्ग। तो आप जानते होंगे एंडीज और रॉकीज पर्वत कहाँ है? अगर ये उत्तरी अमेरिका माने और ये दक्षिणी अमेरिका माने, तो उत्तरी अमेरिका में जो पर्वत है उसको रॉकीज पर्वत कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका में जो पर्वत है उसको एंडीज पर्वत कहते हैं। तो एंडीज पर्वत के पास में जो रेलवे लाइन बिछी हुई है उसको ट्रांस एंडीज कहा जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात हो रही है। ट्रांस इंडीज या पार इंडीज रेल मार्ग दक्षिणी अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह चिली के वालपरेजो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को जोड़ता है। अब अगले पॉइंट की बात करें तो ओरिएंट एक्सप्रेस को अब बंद कर दिया गया है। पहले इसका संचालन हो रहा था और ये कहां से कहां तक जाता है? तो ये जाता है यूरोप को जोड़ता है, तुर्की तक जोड़ता है, यूरोप के देशों में है। और ये रेल मार्ग ली हार्वे एवं पेरिस से शुरू होकर यूरोपीय तुर्की की राजधानी इस्तांबुल को आपस में जोड़ता था। ओरिएंट एक्सप्रेस ये अब बंद हो गए, तो इसके बारे में थोड़ा सा नहीं भी ध्यान देंगे तो चलेगा। अब चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं और पढ़ते हैं यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, यानी पूरे यूरोपीय महाद्वीप को मतलब जोड़ने वाला एक जो यूरोपीय पार यानी ट्रांस यूरोपियन महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस से शुरू हो जाता था और पोलैंड के वारसा तक जाता था। अगले पॉइंट की बात करें तो है हमारा कनाडा प्रशांत रेल मार्ग। कनाडा जो प्रशांत रेल मार्ग 1881 में निर्मित किया गया था।
कनाडा की यह सबसे लंबी रेल मार्ग है। कौन? कनाडा प्रशांत रेल मार्ग। प्रारंभ में इस रेल की जो मुख्य लाइन थी मॉन्ट्रियल से प्रारंभ होकर वैंकूवर तक जाती थी, बाद में इसका और ज्यादा विस्तार किया गया। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा पॉइंट दिया हुआ है, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यही याद रखिएगा। जो ट्रांस प्रशांत रेल मार्ग है, जो ट्रांस प्रशांत रेल मार्ग है, ये कहाँ पे है? 1881 में बना था और इसकी पहले लाइन मॉन्ट्रियल से वैंकूवर तक जाती थी, बाद में इसका विस्तार किया गया था। कनाडा प्रशांत महामार्ग को क्या कहा जाता है? कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा। कनाडा की आर्थिक धमनी किसको कहा जाता है? कनाडा प्रशांत रेल मार्ग को कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं एक और रेल मार्ग के बारे में, ऑस्ट्रेलियाई अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, यानी ऑस्ट्रेलिया में भी रेल का नेटवर्क होगा। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है, पोर्ट अगस्टा को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के काल गुरली से मिलाता है। बाद में इसका विस्तार न्यू साउथ वेल्स के सिडनी से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ तक इसका विस्तार कर दिया गया। यह रेल मार्ग काल गुरली, ब्रोकन हिल, पोर्ट अगस्टा आदि से होकर जाता है। एक अन्य उत्तर दक्षिण रेल मार्ग एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ता है, यानी ऑस्ट्रेलिया में केवल एक ही रेल मार्ग थोड़ी ना होगा। एक ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है, इसको तो बता दिया कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है। एक अन्य है जो उत्तर को दक्षिण ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है, एडिलेड को एलिस स्प्रिंग से जोड़ता है, ठीक है। और जो एडिलेड को एलिस स्प्रिंग से जोड़ता है, इसे डार्विन बिरदुन लाइन कहते हैं। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है जो एडिलेड को एलिस स्प्रिंग से जोड़ता है, यानी उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है, इसे आगे और बढ़ा दिया गया है। अब यह डार्विन और बिरदुन को भी जोड़ता है, ठीक है। संघ और प्रशांत रेल मार्ग कहाँ है? तो संघ और प्रशांत रेल मार्ग अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्वीलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑगडन, सैक्रामेंटो से होती हुई प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलाती है। अगले पॉइंट की बात करें तो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग पेरिस फ्रांस से स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट होते हुए इस्तांबुल तुर्की जाती है। इस एक्सप्रेस रेल मार्ग द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला जो समय था समुद्री मार्ग से लगने वाले दिनों की अपेक्षा 96 घंटे रह गए। तो पहले समुद्र मार्ग से लंबा समय लगता था, 10 दिन लगते थे, अब इससे मात्र कितने लगते हैं? 96 घंटे ही रह गए। जल यातायात के अब आ गए जल यातायात में, ठीक है। ये हमारा रेल नेटवर्क खत्म हो गया, ठीक है। तो रेल नेटवर्क के बारे में हम इतनी चीजें यहाँ पे पढ़ चुके, ये खत्म हो चुका है। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो यहाँ पे हमने बताया है, जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है उसको बहुत अच्छी तरीके से बताया जा रहा है। अब यहाँ पे समझिए, अब हम आते हैं लास्ट जो सेगमेंट है वो क्या है? जल यातायात के बारे में है, कि जो पानी वाले जहाज होते हैं वो कहाँ कहाँ किन किन चीजों के बीच में चलते हैं। तो अगर हम ये विश्व का मैप देख लें तो यहाँ पे कुछ चीजें अगर हम लोकेट कर पाए तो यहाँ पे एशिया दिया हुआ है, एशिया महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये ग्रीनलैंड, ये यूरोप दिया हुआ है, ये अफ्रीका दिया हुआ है, ये भारत वगैरह दिया हुआ है, एशिया वगैरह। अब देखिए कहाँ से कहाँ लाइन चलती है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ हवाई जहाज जाता है, तो देखिए ये यूरोप महाद्वीप में यहाँ जापान, टोक्यो वगैरह स्थित है, तो इसको पश्चिमी अमेरिका के देशों से ऐसे करके कनेक्ट किया जाता है। संघाई चीन को देखिए, होनोलुलु एक द्वीप है, वहां पे जाते हैं सबसे पहले, फिर सिंगापुर से होनोलुलु जाते हैं, फिर पर्थ ऑस्ट्रेलिया से सिडनी जाओगे, सिडनी से होनोलुलु जाओगे, होनोलुलु से सैन फ्रांसिस्को वगैरह जाना होगा जिसको जाएगा, फिर इसी तरीके से मेलबर्न में रुकेगा, फिर ऑकलैंड भी जाके कोई जाना है तो होनोलुलु जाएगा, होनोलुलु से पनामा आप जा सकते हो, ऑकलैंड से सीधे कोलोन पहुंचो, कोलोन से अगर जाना हो तो सीधे हैम्बर्ग वगैरह पहुंच जाओ। तो इस तरह से देखिए ये यूरोपीय महाद्वीप है और ये अमेरिका के पूर्वी देश हैं, यानी पश्चिमी यूरोपी जो देश हो गए और पूर्वी यूरोप के जो देश हो गए, यानी पूर्वी यूरोप के जो शहर, पूर्वी अमेरिका के जो शहर हो गए, यानी कनाडा के जो शहर हैं, जो अमेरिका के शहर हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा उत्तरी अटलांटिक में व्यापार चलता रहता है, समुद्री मार्ग, और ये बहुत ज्यादा व्यस्त मार्ग भी होता है। इसको कहते हैं उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग कहते हैं। इसी प्रकार से उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग हो गया, और यहाँ पे देखेंगे तो दक्षिण अटलांटिक जल मार्ग हो गया। दक्षिणी अटलांटिक जल मार्ग में क्या होता है, जो पश्चिमी अफ्रीका के यहाँ पे देश हैं बहुत सारे, वो जो दक्षिण अमेरिका के जो पूर्वी देश होंगे, दक्षिणी अमेरिका में कई सारे देश हैं, ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पेरू, चिली, इनके बीच में व्यापार ऐसे करके चलता होगा देशों के बीच में। इसी तरीके से एक जलमार्ग की अगर बात किया जाए तो देखिए ये प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर के उत्तरी प्रशांत महासागर में व्यापार होता होगा देशों के बीच में, और इधर ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अमेरिका के देशों के बीच में व्यापार होता होगा, ठीक है।
और यहाँ अगर बात किया जाए तो ये भूमध्य सागर है। ठीक है, भूमध्य सागर से यहाँ स्वेज नहर, स्वेज नहर से ये लाल सागर है, लाल सागर अदन की खाड़ी, अदन सागर की खाड़ी से हिंद महासागर आता है, हिंद महासागर से देखिए भारत, दक्षिण एशिया के जितने देश है वहां से व्यापार होता है। तो ये जो मार्ग बन गया था, जब स्वेज नहर बन गई थी तो ये यूरोप के देश थे उनको व्यापार करने के लिए यहाँ से घुसने का रास्ता मिल गया था। ठीक है, भारत के देशों के साथ में जो पूर्व एशिया के देश थे उनके साथ में व्यापार आसानी से मिल जाता था, और जो घूम के रास्ता जाते थे ऐसे करके केप ऑफ गुड होप यहाँ पे पड़ता है, ये मार्ग बहुत ज्यादा लंबा था, तो इससे उनको आसानी हुई। तो यही है सब पूरा, मतलब यहाँ देखिए ऐसे ऐसे जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। देखिए सबसे पहले हम उत्तर अटलांटिक मार्ग के बारे में पढ़ेंगे, फिर भूमध्य सागरीय मार्ग और भूमध्य सागरीय तथा हिंद महासागरीय मार्ग के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्वेज नहर मार्ग के बारे में, आशा अंतरीप के बारे में पढ़ेंगे। आशा अंतरीप वही है जो अफ्रीका को पूरा पार करके ऐसे जाते थे, उसको आशा अंतरीप कहते थे। भूमध्य सागरीय मार्ग, हिंद महासागरीय मार्ग, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक मार्ग, उत्तर प्रशांत मार्ग, दक्षिणी प्रशांत मार्ग, इसके बाद पनामा मार्ग। पनामा मार्ग कहाँ, एक बार की इसको लोकेट कर लेते हैं। देखिए जो उत्तर अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये मध्य अमेरिका के देश है, तो यहीं पे एक छोटा सा देश है पनामा। ठीक है, पनामा। तो यहाँ पे क्या है, जो स्थल की पट्टी है बहुत पतली है, इसको स्थल डमरू मध्य भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं इस्थमस। तो यहीं पे काट करके जो पनामा नहर, यहाँ पे ऐसे काट करके एक नहर बना ली गई है जिसको पनामा नहर कहते हैं। इसकी वजह से अमेरिका से जो सामान मान लीजिए इधर से जाना होता था तो बहुत लंबा समय ऐसे लगता था यहाँ पे पहुंचने में, तो अमेरिका से यहाँ जाने में इसको बहुत कम समय लगता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ से ऐसे करके जाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उत्तर अटलांटिक महासागरीय मार्ग। उत्तर अटलांटिक महासागरीय मार्ग कहाँ, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के जो दो बृहद औद्योगिक प्रदेश है उनको आपस में जोड़ता है। विश्व का 1/4 जो विदेशी व्यापार होता है उत्तर अटलांटिक महासागरीय मार्ग है वहीं से होकर गुजरता है। यह विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागरीय या सामुद्रिक मार्ग है। दूसरे मार्ग की बात करें तो भूमध्य सागर तथा हिंद महासागर वाला मार्ग हो गया। भूमध्य सागर, हिंद महासागर वाला, अगर यहाँ पे देखें तो ये भूमध्य सागर है, ये स्वेज नहर है, फिर यहाँ से हिंद महासागर में आते हैं, तो इसी मार्ग की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो भूमध्य सागर हिंद महासागर का मार्ग, यह मार्ग पश्चिम में यूरोप के उन्नत देशों से पूर्वी अफ्रीका के देशों, दक्षिण अफ्रीका के देशों और पूर्वी एशिया के विकासशील देशों को भूमध्य सागर, लाल सागर और हिंद महासागर द्वारा जोड़ता है। इस समुद्री मार्ग में पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर, ये कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित हैं। अब अगला बात करें स्वेज नहर मार्ग की बात करें तो यह मार्ग पश्चिम में भूमध्य सागर को पूर्व में लाल सागर से जोड़ता है। इस नहर के निर्माण में से यूरोपीय जो देश थे, विशेष करके इंग्लैंड हो, इसको बहुत ज्यादा लाभ हुआ था। पहले पार करके जाना पड़ता था पूरा अफ्रीका, तो उससे जब नहीं जाना पड़ता था तो लगभग कितनी जगह बच गई, कितना समय बचता था, कितनी दूरी घट गई। स्वेज नहर के बन जाने के बाद में 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। ठीक है, 1956 को फिर क्या हुआ, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और जो स्वेज नहर है इसके उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में पोर्ट स्वेज स्थित है। इस नहर की कुल लंबाई 1869 में कम थी, 164 किलोमीटर थी, और अब इसकी 193 किलोमीटर हो गई है। स्वेज नहर यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है तथा लिवरपूल एवं कोलंबो के मध्य प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तम आशा अंतरीप मार्ग की तुलना में, जो अफ्रीका को पार करके जाते थे उसकी तुलना में घटा दिया है। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की दिशा की तरफ जब आते हो तो स्वेज नहर के क्षेत्र में कई सारी झीलें स्थित हैं। ठीक है, अगर ये स्वेज नहर ऐसे करके ऐसे बनी हुई तो यहाँ पे कई सारी झीलें स्थित है, जैसे ऐसे करके ऐसे करके कई सारी झीलें हैं। तो स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की दिशा में की और क्रमशः कुछ लेक हैं, जैसे लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, ये सब कुछ लेक हैं, कुछ झीलें स्थित हैं जो स्वेज नहर के मार्ग में स्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। अब चलिए अपने दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं, केप ऑफ गुड होप मार्ग। केप ऑफ गुड होप मार्ग जो है वो पहले का मार्ग है जहां पे अफ्रीका को पूरा पार करके जब ब्रिटेन के लोग आते थे तो पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए यहाँ से ऐसे करके आते हुए फिर आते थे भारत को, तो इसी मार्ग की बात हो रही है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। यह पहले यह स्वेज नहर का वैकल्पिक मार्ग हुआ करता था। यह मार्ग पूरे अफ्रीका का चक्कर काटता हुआ जाता था। ठीक है, अब अगले पॉइंट में आ जाते हैं, 5वां नंबर, दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। दक्षिणी अटलांटिक मार्ग कहाँ है, यह जलमार्ग पश्चिमी अफ्रीका के देशों का संबंध दक्षिणी अमेरिका में स्थित ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे के पत्तन के साथ स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो उत्तर प्रशांत जलमार्ग हो गया,
दक्षिण प्रशांत जलमार्ग हो गया, पनामा नहर भी विश्व के प्रमुख जलमार्ग हैं। आ जाइए पनामा नहर के बारे में देखते हैं। पनामा नहर को वर्ष 1914 में नौकायन के लिए खोल दिया गया था। 82 किलोमीटर लंबी ये नहर है और अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिलाने वाली एक सकरी पट्टी है, जहां पे उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को मिलाती है, जिसको कहते हैं पनामा इस्थमस या पनामा स्थल डमरू मध्य। इसको काट करके आर पार करके इसको बनाया गया है। इसके एक ओर उत्तर में कोलोन है और दक्षिण में पनामा नगर स्थित है। इनके बीच संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसका निर्माण किया गया है, यानी कोलोन और पनामा नगर के बीच में जो जमीन थी उसको काट करके अलग कर दिया गया है, खोद दी गई है नहर टाइप में। उसके एक ओर प्रशांत महासागर तो दूसरी तरफ हमारा अटलांटिक महासागर हो गया है। और इसी पनामा नहर में ही मार्ग में एक झील पड़ती है जिसका नाम है गाटून झील। गाटून झील इस नहर में निर्मित एक कृत्रिम झील है जो कोलोन के दक्षिण में अवस्थित है। इस नहर के द्वारा समुद्र मार्ग से न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य, पहले क्या होता था, समुद्र मार्ग से जब आप न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के बीच में जाते थे तो बहुत ज्यादा दूरी होती थी, तो वो दूरी 13,000 किलोमीटर की कम हो गई है। इस नहर का आर्थिक महत्व स्वेज नहर की अपेक्षा थोड़ा सा कम है, बावजूद इसके जो दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था है इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आ जाइए कुछ आगे पढ़ते हैं जो हमारी नहरें हैं, ठीक है, नदियां हैं। तो नदी जैसे हमारी डेन्यूब नदी हो गई, राइन नदी हो गई, जैसे हमारी गंगा नदी है, वैसे विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग नदियां हैं, तो उनमें भी समुद्री जहाज चलते हैं, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, तो उनके बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। राइन नहर जलमार्ग के बारे में बात हो रही है, वोल्गा जलमार्ग के बारे में बात हो, वोल्गा कहाँ बहती है, रूस में बहती है। फिर डेन्यूब जलमार्ग की बात हो रही है, मिसिसिपी जलमार्ग की बात हो रही है जो हमारे अमेरिका में स्थित है। फिर जो अमेरिका में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 5 लेक स्थित हैं, झीलें स्थित हैं, वहां पे भी एक समुद्री जलमार्ग स्थित है, उनके बारे में तो एक एक करके चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। राइन जलमार्ग के बारे में देखते हैं। राइन नदी मुख्यतः जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। राइन नीदरलैंड में जो राइन नदी है, नीदरलैंड में रॉटरडैम में अपने मुहाने से लेकर के स्विट्जरलैंड में बेसेल तक लगभग 700 किलोमीटर की लंबाई में नौकायन योग्य है, यानी नाव वगैरह चलाई जा सकती है। इस नदी में पूरब से आकर रूर नदी भी मिल जाती है। यह संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है, तो राइन नदी संपन्न कोयला क्षेत्र से भी होकर प्रवाहित होती है। इस प्रदेश में डसलडोर्फ राइन नदी, डसलडोर्फ जो है, इसी नदी पर डसलडोर्फ राइन नदी पर स्थित एक बंदरगाह स्थित है। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड इनके औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। तो राइन जलमार्ग के बारे में एक बार की हम मैप में यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये हमारा अगर उत्तरी यूरोप अगर देख लें, यूरोप को अगर हम देख पाए तो देखिए यहाँ पे यूरोप है और यहीं से नदी निकलती है, एक राइन नदी ऐसे करके ऐसे मिल जाती है। तो देखिए अटलांटिक महासागर से भी उसका संपर्क हो जाता है, उत्तर सागर से भी इसका संपर्क हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से ये नदी निकलते, एक नहर यहाँ से भी आती है, इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे जाती है, यहीं पे आप व्यापार वगैरह कर सकते हो। तो इसी की बात हो रही है, राइन की बात हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं वोल्गा जलमार्ग की। वोल्गा जलमार्ग कहाँ है? वोल्गा नदी बहती है, रूस में बहती है। रूस की वोल्गा नदी लगभग 11,200 किलोमीटर तक नौकायन की सुविधा प्रदान करती है तथा कैस्पियन सागर में जाके मिल जाती है। वोल्गा जो है वोल्गा मास्को नहर इसे मास्को प्रदेश से तथा वोल्गा डान नहर इसे काला सागर से जोड़ती है, यानी इनको मास्को प्रदेश से भी जोड़ देती है, ये नदी जोड़ देती है, यानी वोल्गा जो नदी है, अब नदी में कई सारी नहर बना दी गई हैं, ठीक है। तो एक नहर का नाम है वोल्गा मास्को नहर और वोल्गा मास्को नहर जो मास्को नगर को जोड़ती है, मास्को प्रदेश को जोड़ती है, और दूसरी वोल्गा डॉन नहर है, ठीक है, जो काला सागर को जोड़ती है। तो वोल्गा जलमार्ग कहाँ स्थित है? रसिया में स्थित है, ठीक है। अगला है डेन्यूब जलमार्ग। तो डेन्यूब जलमार्ग यूरोप में स्थित है। यह आंतरिक जलमार्ग पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डेन्यूब टारना सेविरिन तक नौकायन योग्य है, ठीक है। तो डेन्यूब कहाँ पे है जलमार्ग? ये यूरोप में। मिसिसिपी जलमार्ग की बात करें तो
मिसिसिपी जलमार्ग की अगर बात करें तो मिसिसिपी उनोहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को मिसिसिपी जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है। बड़े स्टीमरों की सहायता से इस मार्ग के द्वारा आप मिनियापोलिस तक आसानी से जा सकते हो। फिर बात करें तो ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। तो अगर बात करें उत्तरी अमेरिका को, अगर यहाँ पे अगर ऐसे आप देख रहे हो तो देखिए ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक है। तो इसको देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में कई सारी यहाँ पे कनाडा और यूएसए की सीमा पर झील है, सुपीरियन, ह्यूरोन और मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो। ये झीलें आपस में नहरों के माध्यम से जुड़ी हुई हैं और एक नदी है सेंट लॉरेंस नदी, उससे जुड़ी है। तो इन नहरों के आसपास बहुत सारे औद्योगिक केंद्र स्थित हैं। तो इन्हीं झील के माध्यम से, नहरों के माध्यम से आप यहाँ से नाव लेके आए, बड़ा सा जहाज लेके आइए, जहाज में सामान लादिए और लाद करके यहाँ से नहर के बाहर आइए, नहर झील आइए, फिर सेंट लॉरेंस नदी से ऐसे करके अटलांटिक महासागर तक आ जा सकते हैं। तो उसी जलमार्ग की यहाँ पे बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स सुपीरियन हो गई, ह्यूरोन हो गई, इरी हो गई, ओंटेरियो हो गई, ये सू नहर और वेलंड नहर के द्वारा आपस में जुड़ी हुई हैं तथा एक आंतरिक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करती हैं। एक नदी है सेंट लॉरेंस नदी, इसकी एस्चुअरी ग्रेट लेक्स के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करती है। इस मार्ग पर स्थित मुख्य पत्तन कौन कौन से? बंदरगाह नगर स्थित है, एक डुलुथ, एक बुफेलो स्थित है। इस प्रकार विशाल सामुद्रिक जलयान महाद्वीप के आंतरिक भागों में मॉन्ट्रियल तक नौकायन करते हैं। बड़े बड़े जहाज इस मार्ग से अंदर चले जाते हैं और वो कच्चा माल लेके आने और तैयार माल लेके जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये जलयान वाला भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण सुरंगों के बारे में, ठीक है। तो सुरंगें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना डेटा है और इनके बारे में आता रहता है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेलावरे एक्वेडक्ट। डेलावरे एक्वेडक्ट विश्व की सबसे लंबी पत्थरों में यानी शैल सुरंग है, सबसे रॉक टनल है, अमेरिका में स्थित है, 137 किलोमीटर लंबाई है। इस सुरंग से न्यूयॉर्क शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है, ठीक है, डेलावरे एक्वेडक्ट के माध्यम से। यह सुरंग पत्थरों को काटकर बनाई गई है। फिर दूसरी सुरंग है 120 किलोमीटर लंबी, ये फिनलैंड की सबसे लंबी सुरंग है, यानी फिनलैंड में स्थित है और पेजाने वाटर टनल इसको कहते हैं, ठीक है। तो 120 किलोमीटर जो लंबी सुरंग है इसको कहते हैं पेजाने वाटर टनल है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है, इसका प्रयोग भी पेयजल की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगली सुरंग है स्वीडन में 82 किलोमीटर लंबी, बोल मेन टनल है, इससे भी पेयजल की आपूर्ति की जाती है। फिर यूरो सुरंग है इंग्लैंड में, इंग्लैंड और फ्रांस को आपस में जोड़ती है, इसे चैनल सुरंग के भी कहा जाता है। फिर जापान की 53 किलोमीटर लंबी सुरंग है जिसका नाम है सीकन, ठीक है, ये सबसे लंबी और गहरी सुरंगों में से एक है। इसका 23 किलोमीटर जो जापान की सीकन सुरंग है, इसका 23.3 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के अंदर भी जाता है। वर्तमान में गोथार्ड, यानी अगर बात करें गोथार्ड, ये जो करंट का क्वेश्चन था इसका मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा नोट्स देख लिया जो परिवहन से संबंधित था। अब इसके कुछ बहुत क्वेश्चन है, उनको भी पूरा कर लेते हैं जल्दी से। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके क्वेश्चन। इसका पहला नंबर क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। कह रहा है संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो नौ परिवहन होता है, समुद्री जहाज आते जाते हैं, वो सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग, बिल्कुल सही बात है, 25% व्यापार यहीं से होता है। वह संसार के दो प्रमुख मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, ये भी बात सही है, यानी दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर संसार का सबसे व्यस्त महासागर है। कौन एक व्यस्ततम समुद्रिक मार्ग है? उत्तरी अटलांटिक महासागर व्यस्ततम है। फिर अगर बात करें चौथा नंबर, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइन नदी के संदर्भ में दूसरा कथन सही है। रोटरडैम का जो बंदरगाह है राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है। अब राइन नदी की बात देखिए, राइन नदी क्या होती है? स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर भ्रंश घाटी से होती हुई उत्तर सागर में जाके गिरती है। जर्मनी का एक प्रसिद्ध शहर है बॉन, ये राइन नदी के तट पर ही स्थित है। जर्मनी से प्रवाहित होती है राइन नदी। राइन नदी पश्चिमी एवं दक्षिणी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करती है। रोटरडैम का जो बंदरगाह है नीदरलैंड में राइन न्यूज सेल्ट नदियों के डेल्टा में स्थित है। वास्तविकता में अगर बात करें तो रोटरडैम न्यू मास नदी के किनारे बसा हुआ है, जो राइन नदी की एक वितरिका है। अब पांचवा नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें
तो दिल्ली से टोक्यो तक की अगर उड़ान भरते हो, हवाई जहाज में बैठे हो, तो निम्नलिखित अवतरण हवाई पत्तन आते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से आप होके जाओगे? सबसे पहले बैंकॉक आएगा 4-2-1-3, 4-2-1-3। तो सबसे पहले बैंकॉक आएगा, एक इकट्ठा थोड़ी दिल्ली से टोक्यो पहुंच जाओगे, रुकते रुकते जाएगी। बैंकॉक में उतरो, थाईलैंड में मसाज करवाओ, फिर हनोई जाओ, फिर हांगकांग, फिर ताइपे पहुंचोगे। तो ये मार्ग होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो नहीं मतलब वैसा है। ये कैसा है मतलब एक बार की क्या हुआ था, ये क्वेश्चन 7वां नंबर ऐसा एक बार की देख लेते हैं। 2000 में हुआ यह था कि दिसंबर 1999 की बात है, हमारा एक विमान था, उसको आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था, अपहरण कर लिया था, और उसको नेपाल से किडनैप किया था। वो नेपाल से भारत आ रहा था, किडनैप करके उसको अफगानिस्तान लेके चले गए थे। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। चलिए देख लेते हैं एक बार की। इंडियन एयरलाइंस की एक विमान था, उड़ान संख्या 814, 1999 को नेपाल की राजधानी काठमांडू से इसको अपहरण कर लिया गया था। इसे काठमांडू से नई दिल्ली के उड़ान भरनी थी, लेकिन विमान में ईंधन की कमी को पूरा करने के लिए यानी काठमांडू से ही इसको ले लिया गया, मतलब अपहरण कर लिया गया। अब इसको ईंधन भरने के लिए अपहरणकर्ताओं ने अमृत शहर में सोचे उतारा भी, हवाई अड्डे पे उतारा और सरकार को मजबूर किया कि आप ईंधन भरिए। सरकार ने ईंधन भरा, फिर ये लाहौर पाकिस्तान पहुंचा, उन लोगों ने उतरने नहीं दिया। फिर दुबई पहुंचा, उन लोगों ने उतरने नहीं दिया, मतलब वहां टहलता रहा। फिर अफगानिस्तान में जाके उतरा था। तो उसी के बारे में है थोड़ा सा। 8वां नंबर क्वेश्चन अगर बात करें, लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? तो ये जर्मनी की विमान सेवा है लुफ्थांसा। अगला अगर बात करें 9वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे कुछ रेल मार्ग दिए गए हैं। यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार इंडीज रेल मार्ग, पार साइबेरियन रेल मार्ग, ओरिएंट रेल मार्ग। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूरोपीय पार महाद्वीपीय जो रेल मार्ग है ये पेरिस से वार्सा तक जाता है। पार इंडीज रेल मार्ग ये कहां से ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो तक जाता है। पार साइबेरियन रेल मार्ग ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में पूरी कहानी लिखी हुई है, इसका कोई मतलब नहीं है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? तो साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर सोची नहीं अवस्थित है, बाकी कजान, ओमस्क, चिता स्थित है। इतना सारा दिया हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ा है, तो यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। 11वां भी नहीं इंपॉर्टेंट है। 13वां देख लेते हैं एक बार की। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों को जोड़ता है, यानी स्टेशनों को जोड़ता है? कैनेडियन पैसिफिक रेलवे मॉन्ट्रियल और वैंकूवर को आपस में जोड़ते हैं। फिर आ जाइए, सीकन नाम की जो सुरंग है वो कहाँ पे है? जापान में। तो इस तरह परिवहन से संबंधित जो थोड़ा सा मॉडरेट टाइप में इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन एक बार की इसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। आप सभी लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं और हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट बंदरगाहों के बारे में, पोर्ट के बारे में। तो चलिए मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने PYQ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। घटना चक्र की सीरीज के तहत विश्व भूगोल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बंदरगाहों से संबंधित, पत्तन से संबंधित। तो होता क्या है, विश्व के अलग अलग देश होते हैं, वो अपने देश में समुद्र दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए, जैसे हमारा ये भारत हो गया ऐसे करके, तो कई सारे पत्तन यहाँ पे बंदरगाह ऐसे करके बना दिए जाते हैं। बंदरगाह एक ऐसी जगह होती है जहाँ से क्या होता है, जो अंदर जैसे कोई चीज बन रही है, मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई शर्ट बन रही है अच्छी, या लकड़ी का सामान बन रहा है, तो क्या होता है बंदरगाह के माध्यम से हम दूसरे देशों में उसका निर्यात कर पाते हैं। या फिर कोई अच्छी चीज होती है तो समुद्र के रास्ते हम दूसरे देशों से यहाँ पे आयात कर सकते हैं। तो ये होता है, यानी बंदरगाह व्यापार के लिए होते हैं। यहाँ पे व्यापारिक ये क्या होते हैं, बंदरगाह विभिन्न प्रकार के हाईवे के माध्यम से, रेल मार्ग के माध्यम से, जो उसका अंदर का प्रदेश होता है, पृष्ठ प्रदेश होता है, उससे अच्छी तरीके से जुड़े होते हैं। तो उसी के बारे में बंदरगाहों में पढ़ना है कि विश्व में अलग अलग देशों में कौन कौन से बंदरगाह हैं, इनके क्या क्या लाभ हैं, तो वही इसमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नोट्स, फिर इसका क्वेश्चन आंसर। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से पूरा हो जाएगा। समुद्री मार्ग ही देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सबसे सुगम और प्रचलित माध्यम है। यह पत्तन अथवा बंदरगाह के द्वारा अपने पृष्ठ प्रदेशों, यानी जो अंदर का भाग है ना, जैसे अगर हमने भारत को ऐसे करके बनाया था तो यहाँ पे बंदरगाह था, तो आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ से ये माल भेजा जाता है और यहाँ का माल जैसे यहाँ से निर्यात किया जाता है या फिर आयात किया जाता है, तो ये जो प्रदेश है बंदरगाह के आसपास जिसका संबंध बंदरगाह से है उसको पृष्ठ प्रदेश कहते हैं।
तो जो ये पत्तन होते हैं बंदरगाह के द्वारा अपने पृष्ठ प्रदेशों से, रेल मार्गों से, अंतःस्थलीय जल मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ होता है। जो समुद्री मार्ग होता है इन सब चीजों से जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए कुछ करंट का डेटा है उसको छोड़ देते हैं यहाँ पे और पढ़ते हैं कि जो बंदरगाह है कहाँ कहाँ पे है। चीन में एक बंदरगाह संघाई है, सिंगापुर में है, निंगबो झाउसान ये चीन में है, शेंजन ये भी चीन में है, ग्वांगझू हार्बर ये भी चीन में है। ठीक है, तो ये सभी चीन के बंदरगाह। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हम पढ़ेंगे एंट्री पोर्ट बंदरगाह। एंट्री पोर्ट या अंतरपो बंदरगाह ये क्या होते हैं? ठीक है, तो इनको देखते हैं। एंट्री पोर्ट यानी जो बंदरगाह है, एक होता है पोर्ट ऑफ कॉल। तो इनके बारे में थोड़ा सा अंतर ये होता है, जैसे मतलब बहुत दूरी से जब जहाज आता है, ठीक है, तो एक होता है जैसे जहाज बहुत दूर से आता है तो किसी खास जगह में, जैसे आप बाइक लेके जाओ और लंबा सफर होता है तो कहीं किसी जगह पे रुकते हो, चाय नाश्ता करते हो, तेल भरवाते हो, फिर आगे बढ़ते हो। तो पोर्ट ऑफ कॉल एक ऐसा बंदरगाह होता है जहां पे जहाज यही काम करते हैं। जहाज क्या करते हैं? वे पत्तन होते हैं जहां जलयान रुक करके ईंधन भरते हैं, पानी भरते हैं और यात्रियों के लिए भोजन आदि ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये सभी पोर्ट ऑफ कॉल कहलाते हैं। अदन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अब दूसरा होता है क्या? एंट्री पोर्ट बंदरगाह। एंट्री पोर्ट बंदरगाह क्या होते हैं? जैसे एक जगह बंदरगाह हो, जैसे सिंगापुर वगैरह है, तो ये क्या करते हैं? किसी देश से माल को मंगवा लेते हैं और वहीं से बंदरगाह पे ही माल रहता है और वो फिर वहीं से लद के दूसरे जहाजों में दूसरे देश पहुंचा दिया जाता है। तो ये एंट्री पोर्ट बंदरगाह क्या होते हैं? ऐसे बंदरगाह होते हैं, ऐसे पत्तन होते हैं, ऐसे पत्तनों द्वारा एक देश के माल को किसी अन्य देश तक भेजने का कार्य किया जाता है, संपन्न किया जाता है। यानी जैसे एक देश से माल यहाँ पे आया, इस बंदरगाह पे उतरा सिंगापुर में फिर दूसरे जहाज आए और वो दूसरे देश में उसको पहुंचा दिए, तो इसको कहते हैं एंट्री पोर्ट। ठीक है, ये कहा जाता है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब समझ गए, जहां ईंधन भरते हैं, यात्रियों को खाना ना मिलता, उसको पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं विश्व में मरकैबो बंदरगाह वेनेजुएला में, अस खीरा ट्यूनिसिया में, त्रिपोली लीबिया में और कोलकाता भारत में बंदरगाह है आदि प्रमुख पत्तन है। यहाँ पे क्या किया जाता है? इन जितने बंदरगाहों की बात करें, यहाँ टैंकरों में तेल भरने और उनसे खाली करने की आधुनिक सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे मरकैबो बंदरगाह। मरकैबो बंदरगाह कहाँ पे है? तो वेनेजुएला की मरकैबो झील पर यह स्थित है। 55 किलोमीटर लंबे जल डबरू मध्य द्वारा खुले समुद्र से ये जुड़ा हुआ है मरकैबो बंदरगाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मरकैबो बंदरगाह कहाँ पे है? तो वेनेजुएला में है। इस जल डमरू मध्य का विस्तारीकरण 1950 में किया गया था। मरकैबो जो झील है, ठीक है, खनिज तेल भंडारों से संपन्न है। अब अगले पॉइंट के बारे में आ जाइए, सैंटोस बंदरगाह। सैंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। इससे कॉफी का निर्यात किया जाता है, कॉफी यहीं से निर्यात की जाती है। प्रमुख बंदरगाह के रूप में इसको स्थापित किया गया। तो पूछे सैंटोस बंदरगाह कहाँ पे है? तो ब्राजील में है। इससे कॉफी का निर्यात यहां से किया जाता है। फिर अगले पॉइंट में आ जाइए, कह रहा है दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह। दक्षिण अफ्रीका में पोर्ट नोलोथ को ही पोर्ट डायमंड कहा जाता है। पोर्ट नोलोथ का निर्माण हीरा उत्पादक क्षेत्र के आसपास इसके व्यापारिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था। तो जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में कुछ ऐसी जगह है जहां से हीरा के खनन किया जाता है, हीरा निकलता है। तो हीरे का निर्यात करने के लिए, उसकी मतलब कई सारे हीरे के महत्व को देखने के लिए ही पोर्ट निलोथ का बनाया गया था दक्षिण अफ्रीका में। उसी को डायमंड के कारण ही डायमंड वहां पे मिलता है, उसका प्रोसेस होता है वहां पे, पोर्ट डायमंड इसको कहा जाता है। बंदरगाह को भी पोर्ट डायमंड कहा जाने लगा है। अगले बंदरगाह की बात करें तो ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है और इसको चीन डेवलप कर रहा है, चीन की सहायता से पाकिस्तान। तो ग्वादर बंदरगाह या ग्वादर पत्तन अरब सागर के छोर पर स्थित पाकिस्तान का एक बंदरगाह है। सामरिक दृष्टिकोण से इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके विकास के लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया है। चीन इस पत्तन तक अपनी सुगम पहुंच के लिए रेल मार्गों का निर्माण कर रहा है। अब अगला पॉइंट की बात करें तो टोक्यो जापान की राजधानी है और होन्शु द्वीप पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। तो होन्शु, अगर बात करें जापान किन किन द्वीपों में फैला हुआ है, तो जापान के होन्शु, होकाइडो, शिकोकू, क्यूशु। होन्शु, होकाइडो, शिकोकू, क्यूशु मतलब 4 द्वीपों में जापान फैला हुआ है। तो उसके होन्शु द्वीप पर एक बंदरगाह है और एक शहर है टोक्यो। टोक्यो में एक राजधानी शहर है, उसी शहर में एक बंदरगाह है जिसको टोक्यो बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में
न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित एक बंदरगाह नगर है। हडसन नदी के तट पर स्थित है। तो कभी पूछा जाए न्यूयॉर्क बंदरगाह कहाँ पे, तो यूएसए में है और यह हडसन नदी के तट पर स्थित है। अगले कुछ बंदरगाह हैं उनके बारे में देखते हैं। इगारका बंदरगाह रूस में है। मोंटे वीडियो कहाँ है, तो उरुग्वे में है। उरुग्वे में है यानी दक्षिण अमेरिका देश में है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। अब अगले बंदरगाह की बात करें तो अलेक्जेंड्रिया नील नदी के डेल्टा पर अवस्थित मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर, सूती वस्त्र के निर्यात का केंद्र और मिस्र का प्रमुख बंदरगाह शहर है। ठीक है। जापान में स्थित योकोहामा यहाँ का व्यस्त बंदरगाह है। तो ये कुछ बंदरगाह हो गए। और बंदरगाह मूल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। जापान के निर्माता कौन है, तो चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, इन्हीं में से आगे पीछे होते रहते हैं जहाज के निर्माण के मामले में। और मौद्रिक दृष्टि से कौन सा बड़ा जहाज निर्माता है, तो ये सब चेंज होता रहता है। करंट का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पत्तन है, तो जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पत्तन है योकोहामा। ठीक है। अगले क्वेश्चन दूसरे की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है, यानी बंदरगाह नगर नहीं है। कैनबरा नहीं है, बाकी टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन सभी बंदरगाह नगर हैं। अगर आगे आ जाइए क्वेश्चन में, जो वैसे क्वेश्चन है करंट से रिलेटेड हैं या बदल जाते हैं उनके बारे में हम छोड़ देंगे और आ जाते हैं। वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तनों में से किसे एक को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है, तो मरकैबो वेनेजुएला में एक बंदरगाह है जहां से तेल का निर्यात किया जाता है। ठीक है। खनिज तेल भंडारों से ये सब संपन्न है। अमेरिका यानी मरकैबो झील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ये वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है। मरकैबो झील वेनेजुएला में स्थित है और इसी के किनारे एक बंदरगाह का निर्माण किया गया है जहां से तेल का निर्यात किया जाता है। ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब चलिए आगे देखते हैं। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन कहाँ का है, तो मिस्र का है अलेक्जेंड्रिया। 8वां नंबर पोर्ट डायमंड कहाँ का है, तो पोर्ट डायमंड जो पत्तन है वो दक्षिण अफ्रीका का है। 9वां नंबर क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है, यानी कहवा यानी कॉफी को निर्यात करने वाला पत्तन सेंटोस को माना जाता है। सेंटोस की बात करें तो सर्वाधिक कॉफी निर्यात के लिए किए जाने के कारण इसको कॉफी बंदरगाह कहवा पत्तन भी कहा जाता है। 11वां नंबर की बात करें तो पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है, तो पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ग्वादर पत्तन किस देश में है, तो पाकिस्तान में स्थित है। अगले पॉइंट की बात करें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है, तो इगारका जो है ये रूस में है। बाकी अगर देखा जाए तो मोंटेवीडियो बंदरगाह उरुग्वे में, जकार्ता इंडोनेशिया में, रॉटरडैम नीदरलैंड में स्थित है। और इगारका कहाँ है, रूस का एक बंदरगाह है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 14 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बी नंबर सही नहीं है क्योंकि इगारका कहाँ है, रूस में स्थित है। बाकी रॉटरडैम नीदरलैंड में, मोंटेवीडियो उरुग्वे में, जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। अब देखिए अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, ये किसने लिखा, तो इसके बारे में कुछ पता नहीं। हम इतिहास में भी इस बुक के बारे में पढ़ते हैं कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन शिप। देखिए ग्रीस का यानी यूनान का एक नाविक था, नाव लेके जाता था भारत और बहुत अफ्रीका और लाल सागर अलग अलग जगह में व्यापार करता था। तो उसको पता होता था कि कहाँ के राजा ज्यादा किस, यानी आज से 2000 साल पहले करीब 50वीं 60वीं सदी में, 50वीं 60वीं सन में, मतलब 50वीं 60वीं ईस्वी में, यानी 50-60 ईस्वी की अगर बात करें, जैसे 1 ईस्वी होगी तो ऐसे 50 ईस्वी या 70 ईस्वी के आसपास, मतलब आज से 2000 साल पहले ये राइटर हुआ करता था जो किताब लिखा है पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी। इसने बताया है कि भारत से कौन कौन सी चीज निर्यात होती थी। भाई भारत को तो अपना इतिहास पता नहीं, हमको तो सब विदेशियों से ही पता चलता है। तो इसमें लिखा हुआ कि भारत से कौन कौन सी चीज निर्यात की जाती थी, भारत से और यूनान का कितना ज़्यादा संबंध था, भारत और यूनान के बीच में कौन कौन सी चीज़ें निर्यात की जाती थी, किन किन चीज़ों का व्यापार होता था। साथ ही उसने ये बताया है कि किस देश के राजा ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा मतलब कठोर नहीं हैं, कहाँ पे समुद्र में जाओगे तो कहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको चट्टान मिल जाएगी, कौन सा मार्ग अच्छा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में एक किताब में लिख दिया था उसने, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी के बारे में। अब वो नाविक भी था लेकिन व्यापारी भी था। अब उसके बारे में किसी को नाम ही नहीं पता है, लेकिन उसने अपना अनुभव उसमें लिख दिया था, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये किताब हो जाती है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं जो व्याख्या दी हुई है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी या पेरिप्लस, लाल सागर का पेरिप्लस कोई ग्रीक में लिखा गया
एक ग्रीको रोमन पेरीप्लस है, यानी कहने का मतलब पेरीप्लस का मतलब होता है समुद्र। अब क्या है, उसने जो भूमध्य सागर को, लाल सागर को, अदन की खाड़ी को, हिंद महासागर को, सबको वो पेरीप्लस, सबको वो इरिथियन सी कहा करता था, जो जानता है, ठीक है। रोमन मिस्र के बंदरगाहों जैसे लाल सागर के तट पर वेरेनिस, ट्रोग्लोडाइटिका, अफ्रीका के हॉर्न, पाकिस्तान का सिंध, भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के साथ पथ प्रदर्शन और व्यापार अवसरों का वर्णन करता है। मतलब एक राइटर था, इसमें किताब में ऊट पटांग तरीके से लिख दिया गया है, मतलब एक राइटर था, उसने इसको लिखा है, लेकिन उसके बारे में नहीं पता है। इसमें तथ्यों को पहली और तीसरी शताब्दी के बीच अलग अलग तिथियों के रूप में वर्णित किया गया है। पहली अगर बात करें शताब्दी की तारीख अब सबसे अधिक स्वीकृत है, जबकि इसका लेखक अज्ञात है, यानी इसके लेखक के बारे में नहीं पता, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी दी जाती है। तो इसके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था बंदरगाहों से संबंधित, इसको पूरा हुआ। आप सभी लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अगले वीडियो में मिलते हैं और हम पढ़ेंगे मानचित्रण के बारे में, जो अलग अलग प्रकार के मैप होते हैं, भौतिक मैप, राजनीतिक, थीमेटिक, इनके बारे में चलिए देखेंगे। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, आपके अपने BYQ स्पेशल यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। घटना चक्र की सीरीज के तहत विश्व भूगोल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानचित्रण से संबंधित। तो जो मैप बनाए जाते हैं ना, बहुत अलग अलग तरीके के मैप बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा। ये फिजिकल मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है, ठीक है, ये सड़क दिखाने वाला मैप है, ये रोड दिखाने वाला मैप है, ये वर्षा दिखाने वाला मैप है। तो अलग अलग मैप होते हैं, तो उन्हीं के बारे में देखना है। तो छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ चीजें थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको पढ़ाते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दिया होता, ठीक है। तो कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस करूंगा, तो आपको उन्हीं को देखना है, बाकी जल्दी से इसको पढ़ के आगे बढ़ जाना है। तो देखिए, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं। एक भौतिक मानचित्र, एक राजनीतिक और एक थीमेटिक। तो भौतिक के अंतर्गत क्या होते हैं, जैसे पहाड़, पर्वत, नदी, मैदान, इन सभी चीजों को जो दिखाने वाला जो मैप होता है उसको भौतिक मैप कहा जाता है, भौतिक मैप कहा जाता है। जैसे भौतिक मैप यानी पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, इन सभी को दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है उसको भौतिक मानचित्र कहते हैं। उसके साथ साथ ऐसा मैप, ऐसा मानचित्र जो गांव को दिखाए, शहर को दिखाए, ठीक है, एक देश को दिखाए, दूसरे देश को दिखाए, राज्य को दिखाए, यानी राज्य, देशों, नगरों, शहरों, गांवों, विश्व के देशों, उनके राज्यों, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। उसके साथ साथ कुछ होते हैं थीमेटिक मानचित्र, कहते हैं थीम क्या है इसकी, तो वर्षा को दिखाए, कि दाब को दिखा रहा है, कि लवणता को दिखा रहा है, कि सड़कों को दिखा रहा है, तो इन सब चीजों को थीम वाला मानचित्र कहते हैं। तो ये नक्शे अलग अलग होते हैं और खास जानकारी वाले होते हैं। जैसे कुछ सड़कों को दिखा रहा है तो सड़क वाला मानचित्र वाला, सड़क इसकी थीम है। वर्षा वाला हो सकता है, वनों को दिखाने वाला हो सकता है, तो इनको थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, ठीक है। अब मानचित्र क्या होते हैं, मानचित्र प्रादेशिक वितरण और स्थानीय परिवर्तन को भली भांति प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी मानचित्र के माध्यम से प्रादेशिक वितरण, यानी एक प्रदेश में कितने क्षेत्र में गांव है, कितने क्षेत्र में ये वन फैला हुआ है, कितने क्षेत्र में क्या फैला हुआ है और कितने समय में क्या परिवर्तन आया है, इसको भली भांति इसके माध्यम से दिखाया जा सकता है। तो इसलिए इनको वितरण मानचित्र भी कहा जाता है। अब आगे पढ़ते हैं सममान रेखा मानचित्र। सममान रेखा का मतलब सममान रेखा मानचित्र। जैसे एक समान, अगर मान लीजिए दाब है, जैसे ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी में यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे, अब इन 25-25 वालों को जो मिलाने वाली रेखा होगी, और इसी आधार पे जहां जहां एक जैसे मान वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा खींच दी जाएगी और एक मैप बना दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा सममान रेखा मानचित्र, ठीक है। सममान रेखा मानचित्र बनाते समय समान रेखाओं जैसे कि समदाब रेखाएं, समलवण रेखाएं, समताप रेखाओं के मूल्यों के उचित अंतराल पर अंतरावेशन द्वारा खींच करके मौसम मानचित्रों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो इस जगह में सममान मानचित्र के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, ठीक है। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं उसको छोड़ ही देते तो ज्यादा सही रहेगा, दिमाग खराब करने का कोई मतलब नहीं। सममान रेखा मानचित्र विधि का प्रयोग अधिकांशतः जलवायु के तत्वों, हवाओं, वायु दाब को दिखाने के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें भूकंप, लवणता आदि को भी दर्शाया जाता है। अब देखिए, आप इंपॉर्टेंट चीज यहां से चालू होती है। देखिए, समुद्र तल से, यानी समुद्र का जो तल होता है उससे धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। यानी समोच्च रेखा क्या होती है, एक समान
ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। उसके बाद में आप पढ़ेंगे आइसोहाइप के बारे में। तो आइसोहाइप्स क्या होते हैं? स्थिर दाब सतह पर समान जियो पोटेंशियल, ये जहां जहां जियो पोटेंशियल समान होता है इन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइप्स कहते हैं। जियो पोटेंशियल क्या होता है? पृथ्वी को पूर्णतः समतल और पूर्णतः गोल मानता है जियो पोटेंशियल की वजह से। तो ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक समान जो स्थिर दाब सतह पर समान जियो पोटेंशियल वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइप्स कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आइसोहाइप्स को हाइट सेन्यूर भी कहते हैं। मानचित्र में उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखीय विधि सर्वश्रेष्ठ होती है। मानचित्र में पास पास खींची गई समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती हैं। यानी किसी भी मानचित्र में जब जो समोच्च रेखाएं पास पास होंगी तो इसका मतलब है ढाल बहुत ज्यादा है। मानचित्र में आइसोगोनिक रेखाएं, अब देखिए फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू हो रहा है। आइसोगोनिक रेखाएं या समदिक्पाती रेखाएं क्या होती हैं? पृथ्वी के सतह पर समान चुंबकीय झुकाव को बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र में सतह जल से अंदर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाने वाली जो खींची जाने वाली रेखा होती है आइसोबाथ रेखाएं कहलाती हैं। यानी समुद्र के अंदर आप चले जाओ तो समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? आइसोबाथ रेखा कहलाएगी। तो ये पूछा जाता है कभी कभी। मानचित्र में औसत सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है। यानी जहां पे एक समान वायुदाब होता है उनको मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा या आइसोबार कहलाती है। इसी प्रकार से समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समवर्षा रेखा या आइसोहाइट कहा जाता है। समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, जहां एक समान हिमपात हो रहा है, बर्फ गिर रही है, उस रेखा को आइसोनिफ कहा जाता है। इसी प्रकार से समान लवणता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइलाइन कहा जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो ये खत्म हो गया। फर्डिनेंड मैगलन ये पुर्तगाल के खोजकर्ता थे। वे समुद्री मार्ग द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले नागरिक बने थे। अब अगले पॉइंट की बात करें तो आइसोहेल क्या होती है? उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है जहां प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान होती है। यानी जैसे हर जगह पे जो दिन की अवधि होती है वो अलग अलग होती है। जो माध्य सूर्य का प्रकाश होता है, जो दोपहर का समय या कहे पूरे दिन का समय होता है, कि कहीं पे दिन 10 घंटे का होता है, कहीं 10.5 घंटे का, कहीं 11 घंटे। तो एक समय मतलब कि एक ही प्रकार के दिन का जहां समय होगा उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? आइसोहेल कहा जाता है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, आइसोहेल उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं जहां प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश अवधि समान होती है। यानी सूर्य के प्रकाश की अवधि जहां जहां समान होगी उन स्थान को मिला दिया जाएगा, उसको कहेंगे आइसोहेल। इसी प्रकार से सममेघ रेखा या आइसोनेफ क्या होती है? इसका मतलब ये होती है समान औसत मेघावरण वाले, यानी एक समान जहां जहां बादल छाए रहेंगे उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा सममेघ रेखा, ये इंग्लिश में कहेंगे आइसोनेफ कहा जाता है। तो इस तरह से नोट्स देख लिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर जल्दी से पूरे कर लेते हैं। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक जो मौसम मानचित्र होता है, समदाब रेखाओं को कौन सा दिखाता है? इसको कहते हैं सममान रेखा मानचित्र के माध्यम से समदाब रेखाओं और सम लवण रेखाओं इनको दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। दूसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है आइसोगोनिक रेखाएं क्या होती हैं? समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखा, यानी जहां जहां पे एक समान चुंबकीय बल लगता है, चुंबकीय सुई एक समान झुकती है, यानी एक ही कोण पर झुकती है, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोगोनिक रेखाएं कहलाती है। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है आइसोबाथ। ये आइसोबाथ रेखाएं क्या होती? गहराई दिखाती हैं। यानी ठीक है, समुद्र में जहां जहां जल सतह से समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली जो रेखा होती है वो आइसोबाथ कहलाती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये जो मानचित्र दिया गया है, पूछ रहा है ये किसके मैप को दर्शाता है? कहां कहां से देखिए घूम घूम के ऐसे घूमा है, फिर ऐसे घूम के ऐसे करके यहां तक पहुंचा है। तो ये फर्डिनेंड मैगलन है जो पूरे विश्व का इसने चक्कर लगाया था। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्चावत दिखाने वाला सबसे सही तरीका कौन सा होता है? समोच्च रेखाओं के माध्यम से उच्चावन दिखाया जाता है। 6वां नंबर क्वेश्चन जो इसका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है?
आइसोहाइट कहलाती है, जो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है। ठीक है, तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचे जाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा आइसोहाइट कहते हैं। इसी प्रकार से समान दाब वाले मिलाने वाली रेखा को, एक समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समदाब रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से समान ताप वाले मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म या समतापी रेखा कहा जाता है। इसी प्रकार से समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन या समलवण रेखा कहा जाता है। तो इस प्रकार से सारी चीजें हमारी पूरी हो गई। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं और पढ़ेंगे विविध, जो विश्व भूगोल है उसका सबसे लास्ट जो चैप्टर है विविध से संबंधित है। इसके बाद हमारा विश्व भूगोल पूरा हो जाएगा।